हेलो फ्रेंड्स, एक बैंक बहुत सारे लोगों को लोन देता है और एक्सपेक्टेशन ये होती है कि ये लोग ब्याज के साथ ये रकम वापस लौटा देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि इनमें से बहुत सारे लोग ब्याज तो क्या, लोन की रकम भी वापस नहीं लौटा पाते। ऐसे लोगों को डिफ़ॉल्टर कहा जाता है और इन डिफ़ॉल्टर्स में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम विलफुल डिफ़ॉल्टर्स कहते हैं। तो वैसे तो इस नाम से ही ये बात क्लियर है कि विलफुल डिफ़ॉल्टर्स ऐसे लोग होते हैं जो कि जानबूझकर बैंक के पैसे वापस नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी यहाँ पर आरबीआई ने विलफुल डिफ़ॉल्टर्स के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं जिन्हें जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आरबीआई ने ये बताया है कि किस तरह की एंटिटी को विलफुल डिफ़ॉल्टर्स की कैटेगरी में लाया जा सकता है। इसके लिए जो टर्म यूज़ की गई है वो टर्म है यूनिट, और आरबीआई ने यहाँ पर 3 तरह की यूनिट्स मेंशन की हैं: इंडिविजुअल्स, ज्यूरिस्टिक पर्सन्स और कंपनीज। यानी एक इंडिविजुअल पर्सन को भी विलफुल डिफ़ॉल्टर घोषित किया जा सकता है, कंपनी को भी और ज्यूरिस्टिक पर्सन को भी। अब हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो कि ये ज्यूरिस्टिक पर्सन्स क्या होते हैं। तो बेसिकली ज्यूरिस्टिक पर्सन्स ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जिनके लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशंस को लॉ द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। इसके एग्जाम्पल्स हैं एनजीओज, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट्स और ट्रस्ट एट्सेट्रा। तो ये तो बात हुई उन एंटिटीज़ की जिनको विलफुल डिफ़ॉल्टर घोषित किया जा सकता है। लेकिन बेसिस क्या है, किस बेसिस पर ये डिसाइड होता है कि एक इंसान विलफुल डिफ़ॉल्टर है या नहीं। इसके लिए आरबीआई ने टोटल 4 कंडीशंस मेंशन की हैं। इनमें से अगर एक भी कंडीशन आपके ऊपर लागू होती है तो आपको विलफुल डिफ़ॉल्टर कंसीडर किया जाएगा। तो चलिए इन कंडीशंस को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। देखिए, अगर आप बैंक से लोन लेते हैं और आप लोन को रीपे करने के लिए फाइनेंशियली कैपेबल हैं और उसके बावजूद लोन को रीपे नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक विलफुल डिफ़ॉल्टर माना जाएगा। तो ये तो हुआ पहला केस। अब बात करते हैं दूसरे केस की, जहाँ पर फंड्स को डाइवर्ट करने की बात की गई है। मान लीजिए कि आपने ये लोन अपनी कंपनी को फंड करने के लिए लिया है, और जब आप इस तरह से लोन लेते हैं तो लोन की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके लोन की ये टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती हैं कि जो भी पैसा आप बैंक से ले रहे हैं वो आप अपनी कंपनी के शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फंड्स की तरह यूज़ करेंगे। या फिर इस तरह की कंडीशन हो सकती है कि आप ये पैसा अपनी कंपनी के किसी स्पेसिफिक पर्पस या फिर एक्टिविटी के लिए यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बोल सकते हैं कि आप जो भी पैसा लोन में ले रहे हैं वो पैसा आप अपनी कंपनी की मार्केटिंग में ही खर्च करेंगे। तो इस तरह की कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं जो कि आपके लोन से संबंधित हैं। अब मान लीजिए कि आप एक तो बैंक का पैसा वापस नहीं दे रहे हैं, दूसरा आपने बैंक से जो भी पैसा लिया था वो आप इन एक्टिविटीज़ में ना लगाकर किसी दूसरे एक्टिविटीज़ में लगा रहे हैं। मतलब आप बैंक की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको भी फॉलो नहीं कर रहे हैं और बैंक का पैसा भी वापस नहीं लौटा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग सोच सकते हैं कि आपने बैंक से पैसा लिया था अपनी कंपनी की मार्केटिंग के लिए, लेकिन आप इस पैसे को यूज़ कर रहे हैं नई मशीनरीज़ को ख़रीदने के लिए। तो ये वायलेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन है, और क्योंकि आप बैंक का पैसा भी वापस नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको एक विलफुल डिफ़ॉल्टर माना जाएगा। तो अब तक हम लोगों ने विलफुल डिफ़ॉल्टर्स होने की 2 कंडीशंस को कवर कर लिया है। चलिए अब बात करते हैं विलफुल डिफ़ॉल्टर होने की तीसरी कंडीशन को, जो है साइफनिंग ऑफ द फंड्स। देखिए, पिछली कंडीशन में जब हम लोग फंड्स को डाइवर्ट करने की बात कर रहे थे तो वहाँ पर सीधी सी सिचुएशन ये थी कि आपने अपनी कंपनी की किसी स्पेसिफिक पर्पस या फिर एक्टिविटी को फंड करने के लिए पैसे लिए थे, लेकिन एक्चुअली में आप उस पैसे को यूज़ कर रहे हो अपनी कंपनी की किसी दूसरी एक्टिविटी को फंड करने के लिए। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन और ज़्यादा डिफरेंट है। आपने पैसा उठाया अपनी कंपनी को फंड करने के लिए, अपनी कंपनी की किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी को फंड करने के लिए, लेकिन उस पैसे को आप यूज़ कर रहे हो ऑल टुगेदर किसी दूसरे पर्पस के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने पैसा लिया अपनी कंपनी के लिए, लेकिन उस पैसे को लगा दिया आपने स्टॉक मार्केट में, या फिर उस पैसे से आपने अपने लिए एक लग्जरी कार खरीद ली। तो इस तरह के फंड्स के डाइवर्जन को कहा जाता है साइफनिंग ऑफ द फंड्स। तो ये थी विलफुल डिफ़ॉल्टर होने की तीसरी कंडीशन। चलिए अब बात करते हैं 4th और लास्ट कंडीशन की। देखिए, होता क्या है कि कभी कभी आपको लोन लेने के लिए अपनी प्रॉपर्टी बैंक के पास कोलेटरल के रूप में गिरवी रखनी होती है। अब एक तरफ तो लोन की जो किस्तें हैं वो आप बैंक को दे नहीं रहे हैं, दूसरी तरफ जो प्रॉपर्टी आपने कोलेटरल के रूप में बैंक के पास रखी थी उसको भी आपने बेच दिया है। तो इस सिचुएशन में आपको एक विलफुल डिफ़ॉल्टर माना जाएगा। तो ये हैं वो 4 कंडीशंस जिसके बेस पर एक बैंक किसी भी यूनिट को विलफुल डिफ़ॉल्टर घोषित कर सकता है। और क्योंकि विलफुल डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट आरबीआई के पास सेंट्रली मेंटेन होती है, इसीलिए हर एक बैंक ये डेटा आरबीआई को रिपोर्ट करता है
ताकि इस तरह के लोगों का नाम आरबीआई की विलफुल डिफ़ॉल्टर लिस्ट में शामिल किया जा सके। बट इस लिस्ट में नाम शामिल करने से पहले आरबीआई की कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आरबीआई बैंक से पूछता है कि क्या कंसर्न यूनिट ने इनमें से कोई भी कंडीशन इंटेंशनली वॉलेट की है, क्योंकि इन कंडीशंस के इंटेंशनल वॉलेशन को ही एक वैलिड क्राइटेरिया माना जाएगा किसी भी इंसान को विलफुल डिफ़ॉल्टर लिस्ट में शामिल करने के लिए। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि आउटस्टैंडिंग डिफ़ॉल्ट अमाउंट जो है वो कितनी है। अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस 25 लाख या उससे ज़्यादा का है तो ही आगे की क्राइटेरियाज देखे जाएंगे, अदरवाइज इस यूनिट को एक विलफुल डिफ़ॉल्टर नहीं माना जा सकता। और 25 लाख की जो लिमिट है इसे सीबीसी द्वारा तय किया गया है, यानी इन फ्यूचर इसे आगे और बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा आरबीआई के बैंक्स को ये भी निर्देश है कि किसी भी इंसान को विलफुल डिफ़ॉल्टर रिपोर्ट करने से पहले बैंक को उसका रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना चाहिए। और इसके अलावा बैंक के लिए ये भी मैंडेटरी है कि वो जब भी किसी इंसान का नाम विलफुल डिफ़ॉल्टर लिस्ट में शामिल करने के लिए आरबीआई को देता है, ऐसा करने से पहले बैंक को चाहिए कि वो उस डिफ़ॉल्टर को एक मौका दे कि वो ये क्लैरिफाई कर सके कि उसके एंड से ये डिफ़ॉल्ट क्यों हुआ है। चलिए अब बात करते हैं उन रेस्ट्रिक्शंस की जो रेस्ट्रिक्शंस एक एंटिटी के ऊपर लगाई जाती हैं जब उसका नाम आरबीआई की विलफुल डिफ़ॉल्टर लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एक विलफुल डिफ़ॉल्टर के ऊपर ये होता है कि उसे हर तरह की बैंकिंग फैसिलिटी से डीबार कर दिया जाता है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि विलफुल डिफ़ॉल्टर लिस्ट से नाम हटाए जाने के 5 साल के बाद तक एक विलफुल डिफ़ॉल्टर अपने वेंचर के लिए इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस को अप्रोच नहीं कर सकता है। इसके अलावा एक विलफुल डिफ़ॉल्टर को कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट करने की भी इजाज़त नहीं होती। और जैसे ही एक इंसान का नाम विलफुल डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में रजिस्टर हो जाता है, लेंडर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है। इनफैक्ट विलफुल डिफ़ॉल्टर के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर लेंडर देखता है कि ये विलफुल डिफ़ॉल्टर किसी कंपनी के बोर्ड में शामिल है तो वो एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेते हुए उस इंसान को उस कंपनी के बोर्ड से बाहर भी निकलवा सकता है। तो ये थी डिटेल्स विलफुल डिफ़ॉल्टर्स रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सरफेसी एक्ट 2002 के बारे में बात करेंगे। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्स तावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्स तावा।